आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था के एक ज्वलंत और करंट के विषय को लेकर हम बात करेंगे। विषय है भारतीय अर्थव्यवस्था का नया प्रस्थान बिंदु, आशाएं एवं स्थायित्व। अभी पिछले हफ्ते ही सरकार ने तिमाही आंकड़े जारी किए हैं और उसके मद्देनज़र तमाम अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, राजनीतिज्ञ इस ऊहापोह में लगातार लगे हुए हैं कि अब भारतीय अर्थव्यवस्था का जो प्रस्थान बिंदु होगा, जो न्यू नॉर्मल सिचुएशन होगी, जो ग्लोबलाइजेशन से डी ग्लोबलाइजेशन की बातें की जा रही हैं, वहाँ पर भारतीय अर्थव्यवस्था का एक संतुलन बिंदु कहाँ कायम होगा। हम इस विषय को विस्तार से समझेंगे और इस विषय की थोड़ा पृष्ठभूमि में भी आपको ले चलेंगे। जैसा कि विदित है कि वर्ष 2020 का अपने 90 दिन के अभूतपूर्व लॉकडाउन के लिए हमेशा याद किया जाएगा, जिसका प्रभाव न केवल उत्पादन, उपभोग, वितरण इस प्रणाली पर पड़ने जा रहा है, बल्कि व्यक्ति के मनोभावों, व्यक्ति की संवेदनाएं, व्यक्ति के सामाजिक संबंध, यहाँ तक कि पढ़ने और पढ़ाने के तौर तरीकों पर भी इसका असर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। आलम यह है कि जब व्यक्तिगत अवसाद की स्थितियां एक अभूतपूर्व स्वास्थ्य संकट के कारण व्यक्तिगत अवसाद से उपजी उपस्थितियां जब अर्थव्यवस्था को अवसाद में ले आए, तो कुछ बुनियादी अध्ययन की आवश्यकता पड़ती है। इस बुनियादी अध्ययन को समझने के लिए हम अर्थव्यवस्था में उपभोग और विनिमय के परंपरागत प्रणाली को समझने का प्रयास करें और उस उत्पादन और उपभोग की विनिमय प्रणाली से जो लाभ और हानि है उनकी चर्चा करते हुए हम भारतीय अर्थव्यवस्था के आगे जो एक न्यू नॉर्मल इक्विलिब्रियम का पॉइंट कहाँ हो सकता है, हम कहाँ हमारी आशाएं हैं, कहाँ हमारी स्थायित्व है, कहाँ स्थिरता प्राप्त होगी, कहाँ लोगों को रोजगार के अवसरों को मुहैया कराया जाएगा, इसको समझने में आसानी होगी। मैं बात प्रारंभ करता हूँ कि जो व्यापार के तरजीह के नियम पर आधारित प्रणाली थी, जिसमें कि औद्योगिक क्रांति के बाद 90 के दशक में उदारीकरण अर्थव्यवस्था ने पंख लगा दिए। उत्पादन के साधन श्रम, उत्पादन के साधन पूंजी, उत्पादन के साधन तकनीकी, यहाँ तक कि उत्पादन के जो आचार विचार थे, जो संस्कृति थी, जो भाषा थी, उनका भी प्रवाह बहुत तेजी से देखने को मिला। उत्पादन के साधनों का यह प्रवाह इतना तीव्र गति से था, जिसको कि पिछले दशक में सूचना क्रांति ने अपने उच्चतम कोटि के स्तर पर पहुंचा दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि विनिमय, वस्तु विनिमय की प्रणाली अब बहुत ही विस्तृत नहीं रह गई। उत्पादन के जो संबंध थे वो इस आधार पर तय किए गए कि जो बाजार का आकार है, उस बाजार के आकार में जो न्यूनतम लागत पर उत्पादन की क्रिया करने में समर्थ है, वही ही उत्पादन करे, वह चाहे एक देश की सीमा से कई मील दूर भी हो सकता है। परिवहन लागतें घटने लगी और वस्तु विनिमय बहुत तेजी से बढ़ा। व्यापार के इस प्रणाली का जो आधार था, जो इसके गुण बतलाए गए, वो गुण इस तरीके से बतलाए गए थे कि जिस तरीके से उदारीकरण अर्थव्यवस्था को व्याख्यायित किया गया, जिसमें व्यापार के तरजीह के नियमों की सरलीकृत व्याख्या की गई और यह कहा गया कि यह व्यवस्था देयर इज नो अल्टरनेटिव, अगर हम इसे संक्षिप्त में टीना कहें, देयर इज नो अल्टरनेटिव, यानी इस व्यवस्था का 90 के दशक में इस बात की वकालत करते हुए आगे बढ़ाया गया कि इसका कोई विकल्प नहीं है।
एकमात्र विकल्प के रूप में इस व्यवस्था के गुणगान किए गए और टीना की स्ट्रिपिंग करते सरीखे व्यापार के तरजीह देते नियम, जिसमें कि सब कुछ पारदर्शी है और यह भेद करना मुश्किल है कि कांच के शीशे के अंदर रहने वाले लोग किस वस्तु का उपभोग कर रहे हैं, क्या पहनावा पहन रहे हैं, इसका अनुमान भौगोलिक आधार पर लगाना संभव नहीं रह गया। नतीजा यह हुआ कि इस तरीके के गुणगान से फलती फूलती अर्थव्यवस्था को 2008 से पहला झटका लगना शुरू हुआ, जब अमेरिका में मंदी का संकट शुरू हुआ। और इस अर्थव्यवस्था की इस उदारीकृत अर्थव्यवस्था, इस व्यापार के अति सरलीकृत नियम पर आधारित व्यवस्था के आगे उन गुणगान करती सभी अर्थव्यवस्थाओं ने उस समय घुटने टेक दिए जब एक अभूतपूर्व पैंडेमिक से सभी देशों का सामना हुआ। और यह पैंडेमिक आप जानते हैं कि कोविड-19 के रूप में प्रारंभ हुआ और जिसने विश्व के सभी देशों को, उन देशों की सीमाओं को, उन देशों में रहने वाले लोगों को, वे चाहे उत्पादन के किसी भी प्रकार के साधन हो, उनको प्रभावित किया। यहां तक कि ग्लोबलाइजेशन के एंटोनिम्स डी ग्लोबलाइजेशन की बातें होने लगी। लोग अपने श्रमिकों को, अपनी पूंजी को अपने अपने देश में वापस बुलाने की मांग दोहराने लगे। इसी बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के तिमाही के आंकड़े आते हैं। उन आंकड़ों पर अगर हम गौर करें तो जिसमें जीडीपी की ग्रोथ रेट 23.9% बताई गई। लॉकडाउन के दौरान लगभग 12 करोड़ लोगों को अपने काम से हाथ धोना पड़ा। सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले क्षेत्र निर्माण क्षेत्र में 50.3% की गिरावट आई। इसमें भी अगर होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन जैसी सर्विसेज देखें तो इसमें 47% की गिरावट दर्ज की गई। एकमात्र जो सुखद सहारा देने वाले आंकड़े रहे वो हमें प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि क्षेत्र से प्राप्त होते हैं, और जहां खाद्यान्न की पैदावार रिकॉर्ड लेवल पे 29.67 करोड़ टन रही, और जबकि हार्टिकल्चर में करीब 32.04 करोड़ टन रही। कुल मिला के मोटे तौर पे हम ये देखें कि जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि अर्थव्यवस्था में जो गिरावट आई 23.9% ऋणात्मक गिरावट के साथ, ये स्वाभाविक है। इसका पूर्वानुमान हम लोग कर सकते थे क्योंकि 90 दिन का ऐतिहासिक लॉकडाउन देखने को मिला। प्रश्न ये उठता है कि अब इससे आगे का रास्ता क्या होगा, अब बेसलाइन कहाँ या होगा, हमें कहाँ से प्रारंभ करना होगा। तो इस न्यू नॉर्मल सिचुएशन से अर्थव्यवस्था का जो नया प्रस्थान बिंदु है उसके लिए क्या आशाएं हैं जिससे हम स्थायित्व प्राप्त करें, जैसा कि हमारा विषय है। मैं आपका ध्यान सप्लाई चेन पर आकर्षित करना चाहूंगा कि इस नए प्रस्थान बिंदु में सब कुछ संकट से भरा हुआ ही नहीं है, कुछ हमारे पास नए काम के अवसर हैं। जिसे अर्थशास्त्र की भाषा में कहें कि हमें कुछ नए बाजार की तलाश करनी पड़ सकती है। आपूर्ति श्रृंखला को या सप्लाई चेन को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक है एक्सटर्नल, बाहरी आपूर्ति चेन, एक्सटर्नल सप्लाई चेन, और दूसरा है डोमेस्टिक सप्लाई चेन या घरेलू आपूर्ति श्रृंखला। हम पहले एक्सटर्नल सप्लाई चेन पे बात करेंगे। एक्सटर्नल सप्लाई चेन पे जहां तक बात है, जिसमें भारत सरकार ने लॉकडाउन के बाद जैसे अनलॉक की प्रक्रिया स्टेप वाइज शुरू की गई, भारत ने अपने पड़ोसी देशों में, खास तौर से उन देशों के साथ जिनका साथ भारत का ज़्यादा व्यापार होता था, उनके साथ अपने संबंधों का पुनर्निर्धारण किया है। इस पुनर्निर्धारण की प्रक्रिया में भारत का जो सबसे बड़ा साझीदार देश चाइना, जिसके साथ भारत का 65 अरब डॉलर का इंपोर्ट होता था और 16 अरब
डॉलर का मात्र एक्सपोर्ट कर रहा था भारत। यानी चीन और भारत के संबंधों के लिहाज से भारत के लिए चाइना के साथ व्यापार एक बड़ा मसला है, लेकिन चाइना के लिए भारत से व्यापार करना कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि चाइना ज़्यादातर आइटम अपने एक्सपोर्ट करता है, भारत से कोई चीज़ इंपोर्ट नहीं करता। तो अगर डिपेंडेंसी देखी जाएगी तो भारत की कहीं ज़्यादा डिपेंडेंसी निकल के आएगी। इस डिपेंडेंसी को डीकपलिंग पॉलिसी के माध्यम से भारत ये चाहता है कि अपने संबंधों को इस तरीके से पुनर्निर्धारित करे ताकि विश्व के और देशों में भी चाइना के प्रति भारत का जो रवैया है, या भारत जो उन देशों को ये मैसेज देना चाहता है कि उसके जो बदलाव आ रहे हैं चाइना के प्रति, वो डिप्लोमेटिक बदलाव हो सकते हैं, स्ट्रेटेजिक बदलाव हो सकते हैं, सीमा पर विवाद का कारण हो सकता है, इकोनॉमिक रीजंस हो सकते हैं, तमाम सारे रीजंस हो सकते हैं। इस डीकपलिंग में के माध्यम से भारत ने चाइना के अलग अलग स्टेप्स में करीब 218 चाइनीज ऐप को प्रतिबंध अब तक कर दिया है। दूसरा जो है वो चाइना के साथ चाइना से आने वाले विदेशी पूंजी को पूरी तरीके से भारत सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है, या आप ये कह सकते हैं कि और ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन इतना ज़्यादा कर दिया है ताकि चाइना से आने वाले विदेशी पूंजी को डिस्करेज किया जा सके। लेकिन भारत और चाइना की जो व्यापार श्रृंखला है, जो सप्लाई चेन है, उसकी कहानी बहुत उलझी हुई है, या बेहद इतना आसान नहीं है कि भारत रातों रात अपनी आपूर्ति श्रृंखला को चाइना से किसी और जगह प्रतिस्थापित कर दे। इसका कारण यह है कि जो एक्सटर्नल सप्लाई चेन है उसमें इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, जो बड़े आइटम्स हैं जिसकी भारत से सीधे सीधे डिपेंडेंसी चाइना पे है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, सीसीटीवी कैमरे जितने भी हैं वो चाइनीज़ से ही इंपोर्ट किए गए हैं। उसके बाद ऑटोमोबाइल का जो छोटे छोटे पुर्जे होते हैं उनका 25 से 27% जो शेयर आता है वो चाइना से आता है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण आइटम है वो है API, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, यानी जो दवाओं का जो एसेंशियल मेडिसिन्स हैं, जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, उनका जो API है उसका 60 to 70%, दैट इज़ क्वाइट सिग्निफिकेंट इन दिस रिगार्ड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ ट्रेड विद चाइना। तो इतना बड़ा परसेंट है और ये बहुत एसेंशियल आइटम है। इसके अलावा हाईवे और रेलवे के तमाम सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें चाइनीज़ के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी है। सॉफ्टवेयर के मामले में तो भारत ने बहुत तेज़ी से तत्परता दिखाई है, और चाइनीज़ जो ऐप हैं, इवन जो भारत में जो IPL होने जा रहा था, उस IPL में जो चाइनीज़ स्पॉन्सर्स था वीवो, उसको हटा के एक भारतीय कंपनी Dream11 को उसका स्पॉन्सरशिप दिया गया है। इसके अलावा जो 218 चाइनीज़ ऐप्स जो सॉफ्टवेयर बेस्ड हैं, क्योंकि इंडिया को सॉफ्टवेयर में काफ़ी स्पेशलाइजेशन है और भारत का भी उसमें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, तो जिसमें टिकटॉक जो प्रमुख चाइनीज़ ऐप है जिन पर पाबंदी लगाई है, और उसके सब्स्टिट्यूट में चिंगारी और मित्रो और रोपोसो जैसे ऐप लाए गए हैं। उसके बाद जो इंडिजीनियस फिटनेस ऐप में स्टेप सेट गो है, जो बच्चों के लिए लर्निंग है, उसमें कुटुकी किड्स है, और अभी आपने हाल ही में देखा कि जो PUBG था उसकी जगह फौजी ऐप को भी सब्स्टिट्यूट कर दिया गया। तो जो सॉफ्टवेयर के मसले हैं उसमें भारत ने बहुत तेज़ी दिखाई है, लेकिन जो बाकी सप्लाई चेन है जहाँ पर आइटम्स आने हैं वहाँ भारत को दो तरीके से काम करना पड़ेगा। एक तो अपनी डिपेंडेंसी को मजबूत करना पड़ेगा, कुछ प्रोडक्ट्स अपने यहाँ बनाने पड़ेंगे, और दूसरा भारत को नए बाज़ारों की तलाश करनी पड़ेगी, चाइना के अलावा नए बाज़ारों को तलाशना पड़ेगा। और तीसरी जो चीज़ है कि जो इन्वेस्टर्स चाइना से डाइवर्ट हो सकते हैं, जिनको डाइवर्ट किया जा सकता है, जिसमें कई सारी चीज़ें हो सकती हैं, ईज़ ऑफ बिजनेस डूइंग हो सकता है, भारत में कई सारे कंसेशन हो सकते हैं जिनकी छूट का प्रावधान देकर विश्व के तमाम सारे देशों का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स भारत में लाया जा सकता है। इन तमाम सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम अपनी सप्लाई चेन को
सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, हम अपनी नई सप्लाई चेन को डेवलप कर सकते हैं। पर यह प्रक्रिया अल्पकालिक प्रक्रिया नहीं हो सकती, यह एक दीर्घकालिक प्रक्रिया का भाग है। अब हम समस्या के दूसरे पहलू पर आते हैं, जो कि है डोमेस्टिक सप्लाई चेन या घरेलू आपूर्ति श्रृंखला। पहला चीज तो आपको यह ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो घरेलू आपूर्ति श्रृंखला है वह एक्सटर्नल सप्लाई चेन यानी बाह्य जो आपूर्ति श्रृंखला है उसके पूरक के रूप में काम करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम केवल एक्सटर्नल सप्लाई चेन पे काम करें और डोमेस्टिक सप्लाई चेन को वैसे ही छोड़ दें। अगर ऐसा हम करेंगे तो बहुत बड़े सुधार की या भारत जिस तरीके से एक नए प्रस्थान बिंदु की बात कर रहा है यह संभव नहीं हो पाएगा। तो हमें एक तो डोमेस्टिक सप्लाई चेन को एक्सटर्नल सप्लाई चेन के पूरक कॉम्प्लीमेंट्री के रूप में देखना होगा। दूसरा जो चीज़ है कि जो जब हम डोमेस्टिक सप्लाई चेन की बात करेंगे इसमें देखिए 4 पॉइंट्स हैं। एक है आपका इंटरनल ट्रेड, एक है आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तीसरा है आपका कंस्ट्रक्शन सप्लाई चेन इन एग्रीकल्चर और चौथा है वोकल फॉर लोकल। इंटरनल ट्रेड की बात हम करें, भारत में राज्यों के बीच में जो व्यापार होता है उसका जो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड है वो बहुत बड़ा है। पिछले वर्षों में हमने देखा कि टैक्स की अलग अलग दरों के कारण इस बाजार में बहुत सारा इम्परफेक्शन था, बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, बहुत सारा कैस्केडिंग इफेक्ट काम कर रहा था टैक्स को लेके, जिसकी वजह से टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन जैसी घटनाएं हो रही थी। लेकिन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जिसका कि जो मोटो था, जिसका कि जो जिसका क्रक्स ये था कि वन नेशन वन टैक्स, वन रेट ऑफ टैक्स वन नेशंस, यानी ये तमाम सारे जो अलग अलग राज्यों के बीच में जो कीमतों में अंतर है उस टैक्स को लेकर ये टैक्स लाया गया था कि अब कोई भी वस्तु जो कलकत्ता के लाल बाजार में बेची जा रही हो और दिल्ली के कनॉट प्लेस में बेची जा रही हो उसकी कीमतों में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। इस उद्देश्य के साथ जीएसटी की संकल्पना आई और जीएसटी की संकल्पना ने इस दिशा में काफ़ी बेहतर प्रयास किए हैं। यह सप्लाई बेस्ड टैक्स सिस्टम है जिसमें कि काफ़ी पारदर्शिता है। यद्यपि यह इस प्रणाली में अभी एक रेट ऑफ टैक्स नहीं है क्योंकि कई सारी वस्तुएं हैं जिनको के लेकर एक कन्फ्यूज़न रहता है। मसलन आप ये कहें कि जब कोकोनट ऑयल है तो कोकोनट ऑयल जब केरला में यूज़ होता है तो वहाँ की ये कुजीन में इस्तेमाल होता है, यानी एसेंशियल आइटम हो गया। लेकिन जब ये उत्तर भारत में आता है तो ये एक कॉस्मेटिक या लग्जीरियस गुड्स या प्रसाधन की वस्तु या बालों में लगाने वाला तेल हो जाता है। तो दोनों की कीमतों में तय करने में ये थोड़ा सा मुश्किलात आती हैं क्योंकि जो नेचर ऑफ द कमोडिटी है वो ज्योग्राफिकल पैरामीटर्स पे अलग अलग उसका सिग्निफिकेंट दिख रहा है। फिर भी हम ये कह सकते हैं कि जीएसटी के आने के बाद इंटरनल ट्रेड में काफ़ी सहूलियतें हो रही हैं और इसका प्रभाव हमारे जो बाहर के इन्वेस्टर्स थे उनको भी आने में सहूलियत हो रही है क्योंकि अब वो एक सिंपल टैक्स का सामना करेंगे जिसको कि अनुमान लगाना जिसका संभव होगा और जिसमें कि कर की चोरी की संभावनाएं नहीं होंगी। दूसरा जो पॉइंट्स था वो था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आप देखें कि उदारीकृत अर्थव्यवस्था की बात करें जहाँ पर इंस्पेक्टर राज आपको देखने को मिल रहा है और इंस्पेक्टर राज में ये था कि जब आप एक बार टेलीफोन लाइन के लिए अप्लाई करते थे तो ऐसा होता था कि कई कई महीने बाद आपको वो टेलीफोन मिल पाता था। गैस के सिलेंडर के लिए आप अप्लाई करते थे, कई कई महीनों बाद जब आपका नंबर आता था तो आपको भाग्यशाली कहा जाता था। एक अर्थव्यवस्था वहाँ से चली है और वहाँ से लेकर व्यापार में जो सहूलियतें दी जा रही हैं उसमें लगातार वृद्धि की जा रही है। जैसा अभी हमने पहले पॉइंट में देखा था कि जो टैक्स रिफॉर्म किए गए उसका भी उद्देश्य यही था। सिंगल विंडो क्लियरेंस किया जा रहा है ताकि जो भी इन्वेस्टर्स आए उनको सहूलियत हो, उनको फ़ायदा मिले, उनको इधर उधर ना जाना पड़े। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि जो बिज़नेस स्टार्ट करने में समय लगता है और फिर बिज़नेस को शट डाउन करने में, बाय द वे किसी कंपनी को नहीं बिजनेस करना है तो उसके शट डाउन की भी बड़ी लंबी प्रक्रिया थी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में लगातार जो
व्यापार के नियम हैं, जो बिजनेस सेटअप करना है, उसको लगातार सुधारा जा रहा है। यानी अब भारत में काम शुरू करने के जो लगने वाले दिन थे और काम खत्म करना या काम को शट डाउन करने में लगने वाले दिनों में लगातार कमी आ रही है, और जिसमें तमाम सारे राज्यों का हिस्सा लगातार बढ़ रहा है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक इस पे हमें अभी और सारा काम करना है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य अभी भी पिछड़े हैं, जो अपने यहाँ उतनी विदेशी पूंजी को आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से जो बड़े स्टेट्स हैं जिनके ऊपर बर्डन लगातार पड़ रहा है। तो जब हम डोमेस्टिक सप्लाई चेन की बात करेंगे तो हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी सुधार करना होगा। तीसरा जो महत्वपूर्ण मसला है, जो कंस्ट्रक्शन सप्लाई चेन इन एग्रीकल्चर में आता है। अभी हम लोगों ने देखा कि जो तिमाही के आंकड़े आए उसमें जो एक सुखद खबर आई वो प्राथमिक क्षेत्र से आई, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर से आई। और इसको मैं दो तरीके से देख सकता हूँ कि एक तो एग्रीकल्चर डोमिनेंस इकोनॉमी है, जब हम अपनी सप्लाई चेन को शिफ्ट कर रहे हैं, जब हम अपने इकोनॉमी को सेल्फ मोड में लाना चाहते हैं, सेल्फ जनरेटेड लाना चाहते हैं, इंडिपेंडेंस लाना चाहते हैं, इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देना चाहते हैं, स्वदेशी मॉडल को लाना चाहते हैं, तो हमें एग्रीकल्चर से बहुत ज़्यादा उम्मीद है। और आप ये देखें कि एग्रीकल्चर सेक्टर्स में जो समस्याएं हैं वो यह हैं कि अभी तक एग्रीकल्चर सेक्टर में हमने 4% इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को नहीं प्राप्त कर पाए। किसान 2022 तक आय की दुगनी करने की आशा लगाए हुए हैं। एक ऐसे क्षेत्र में एग्रीकल्चर की जो समस्याएं हैं वो सप्लाई चेन से जुड़ी हुई हैं, यानी आपूर्ति श्रृंखला। भारत में जो खेत से प्लेट तक का जो संबंध है, जो आलू से बनने वाला चिप्स जब आपकी प्लेट में पहुंचता है तो वहाँ तक की जो सप्लाई चेन है, उस सप्लाई चेन में वैल्यू एडिशन का रोल कम है, बल्कि इंटरमीडियरीज का रोल ज़्यादा है। और ये इंटरमीडियरीज की वजह से एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें डाइवर्जन होता है। डाइवर्जन इस सेंस में होता है कि जो कीमतें बढ़ी हुई हैं उसका फ़ायदा किसान तक नहीं पहुंच पाता, और जब किसान तक नहीं पहुंच पाता तो वो पैसा जो है वो फ्रॉम फील्ड टू प्लेट तक के बीच में जो इंटरमीडियरीज हैं उनको मिल जाता है। तो हमें ऐसी सप्लाई चेन डेवलप करनी है एग्रीकल्चर में, क्योंकि जब हमने देखा कि लॉकडाउन के दौरान अचानक से जो कामगार थे, जो 89% कामगार जिनके पास असुरक्षित काम की साइट्स थी, जिनके पास असुरक्षित साधन थे काम के, और जब जैसे ही लॉकडाउन हुआ तो वो इतने ऊहापोह में थे कि अगर उनके पास सुरक्षित रहने की भी जगह होती तो वो शायद एक बहुत बड़े जो मूवमेंट हुआ जिसको रिवर्स माइग्रेशन तक की संज्ञा दी गई भारत की सड़कों पर, वह इतना बड़ा मूवमेंट न होता। अगर उनके पास कम से कम सुरक्षित काम करने, सुरक्षित रहने की जगह होती तो वो कुछ समय तक इंतज़ार कर सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उन लोगों को वापस आना पड़ा, और जब वो वापस आए तो भाई एग्रीकल्चर लैंड पे ऑब्वियसली एक प्रेशर बढ़ेगा, और जब प्रेशर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली या तो उन श्रमिकों को फिर से वापस शहर में जाना पड़ेगा काम के लिए। हम इसमें यहाँ पर दो चीज़ें कर सकते हैं। जो कंस्ट्रक्टिव सप्लाई चेन इन एग्रीकल्चर की जो बात हम कर रहे हैं उसमें हम ऐसा कर सकते हैं कि जो कामगार हैं जिनके पास कुछ स्किल है, वो दो तरीके की हैं। एक बिल्कुल अनस्किल्ड हैं जिनको मनरेगा में काम दिया जा सकता है, ठीक है, जो कंस्ट्रक्शन साइड है, जो रूरल में है, नहर की खुदाई है, कुएं की खुदाई है, खड़ंजा बिछाना है, इन सब में काम दिया जा सकता है। लेकिन जो स्किल है, जिन्होंने एक्वायर्ड स्किल की, उनके पास कोई डिग्री नहीं है लेकिन उन्होंने कोई स्किल एक्वायर्ड की है, जैसे कि कोई मोबाइल का काम रिपेयरिंग करना जान गया, कोई फ्रिज का काम रिपेयरिंग करना जान गया, ऐसे लोगों को हम जो वैल्यू एडिशन चेन है एग्रीकल्चर से, जो वैल्यू एडेड सेक्टर्स हैं, वहाँ पर हम उसको ऐड कर सकते हैं। और जो लास्ट पॉइंट है जिसमें वोकल फॉर लोकल, यानी अपनी प्रोडक्ट्स को, अपनी बात को प्रमुखता से रखना, अपनी बात को ब्रांड बनाना। जैसे योगा को भारत सरकार ने अपना ब्रांड बनाया और 21 जून को सारे विश्व में वर्ल्ड योगा डे मनवाया गया। तो ये जो चीज़ें हैं
जिससे कि हम इंटरनल सप्लाई चेन पर काम कर सकते हैं। और इस इंटरनल सप्लाई चेन को जब हम एक्सटर्नल सप्लाई चेन के साथ पूरक के रूप में देखेंगे तो भारत में सुधार के गुंजाइश देखने को मिलते हैं, जो एक नया प्रस्थान बिंदु हो सकता है। हमारे पास दो बड़े उदाहरण देखने को मिलते हैं जो कि इसी सप्लाई चेन का ही भाग हैं। मैं अमूल का नाम लेना चाहूँगा, जो गुजरात कोऑपरेटिव फार्म सोसाइटी है, जिसने अपने रिकॉर्ड समय में लगभग आज की डेट में 18,000 ग्रामीण सहकारी समितियां, और इनका जो FMCG नेटवर्क है वो 27,000 करोड़ का नेटवर्क डेवलप किया। और अमूल आज के डेट में FMCG सेक्टर का एक बड़ा सेगमेंट निकल के आया है, जो उसी सप्लाई चेन से निकल के आया। तो कहीं ना कहीं हमें जो वो वोकल फॉर लोकल का जो कंसेप्ट है, जिसमें हमने कहा कि जो हमें अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी बात को ब्रांड बनाने के तौर पे हमें देखना पड़ेगा, एक इसी प्रकार का प्रयोग जिसको कि एक समय चाइनीज़ सरकार ने अपने बाज़ार को खोलने बाज़ार को खोजने के प्रयास में किया था। आपको याद होगा कि जो पीढ़ी 80 के दशक और उसके बाद जो जन्मी है, उसने अपने ड्राइंग रूम में एक लाफिंग बुद्धा का तस्वीर देखते हुए वो बड़ा हुआ। लाफिंग बुद्धा बेसिकली आपकी जो आपका इनर है, जो आपकी रिलीजियस जो आपकी स्पिरिट्स है, उसके थ्रू पहले आपके साथ काम करना, और उसके बाद फिर धीमे धीमे आपके प्रोडक्ट्स को, फिर आपकी भाषा को, फिर आपके पहनावे को, फिर आपके खान पान को धीमे धीमे हम लोग चेंज करते हैं। आप देखें कि भारत में एक उदाहरण हमने अमूल का लिया, एक दूसरा उदाहरण आप बाबा रामदेव का ले सकते हैं, जिन्होंने अपने प्रोडक्ट्स यानी योगा को पहले आगे किया, उसको ब्रांड बनाया, और फिर आप ये देखें कि रिकॉर्ड समय में उन्होंने बड़े लेवल की एक कंज्यूमर गुड्स कंपनी निकल के आई, जिसने आज की डेट में हिंदुस्तान लीवर जैसी बड़ी कंपनी, प्रॉक्टर एंड गैम्बल जैसी बड़ी कंपनियों को, और कम से कम लागत में, कम से कम खर्च में, कम से कम लागत में एक विश्व स्तरीय कंपनी के रूप में प्राप्त किया। तो जब हम कहें कि भारत की अर्थव्यवस्था का एक नया प्रस्थान बिंदु और आशाओं और स्थायित्व में हमारी जो हमें जहाँ काम करने की ज़रूरत है, वो हमें सप्लाई चेन पर काम करने की ज़रूरत है। और यह सप्लाई चेन घरेलू आपूर्ति श्रृंखला और बाह्य आपूर्ति श्रृंखला जब दोनों एक पूरक के रूप में काम करेंगे, तो हमें जो संतुलन मिलेगा वो आत्मनिर्भरता की ओर ले जाएगा।